कैसे गुड टैलेंट ऐप रोजगार भी देता है, एम्प्लॉयमेंट पे, पार्टनरशिप पे। जब पीएम या किसी राज्य के मुख्यमंत्री कोई पब्लिक फोरम पे बड़ी रैली करते हैं, सबसे केची स्टेटमेंट होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और ऐसे कॉन्सेप्ट जो मार्केट में स्केल हो सकते हैं, जो फैल सकते हैं, जो बड़े हो सकते हैं, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारा भी गुड टैलेंट भी एक स्टार्टअप है। सरकार स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे उसको जो पार्टनर सर्टिफाइड पार्टनर होगा हमारा, उस सर्विस का रेवेन्यू का 70% हिस्सा उस व्यक्ति का जाए। मान लेते उदाहरण के तौर पे कोई स्पेशली एबल्ड है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके वो महीने के 70-80 हज़ार रुपए तक अर्न कर सकता है। स्टार्टअप के मामले में ये मिथ है लोगों को कि भारत सरकार पैसा नहीं देती। बैंकों को स्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप लोन लेने आए कुछ इस कैटेगरी में तुरंत लोन देना है आपको। गुड टैलेंट ऐप आजकल द फैक्ट इंडिया पे आप यही बहुत सुन रहे हैं। ऐप ऐसा है भैया, जबरदस्त है, आप सर से सुनते रहते हैं। आज चर्चा का विषय सुनिए आप जरा, क्योंकि रोजगार ढूंढ रहे हैं। हम हमारे राजस्थान में सब यही कहते हैं, मैं जिसके पास जाती हूँ, मैडम कोई ब्याह न करे, बेरोजगारी खूब घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा लोग लेकर घूमते रहते हैं। आज आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की चीज है कि कैसे गुड टैलेंट ऐप रोजगार भी देता है, एम्प्लॉयमेंट पे, पार्टनरशिप पे। एम्प्लॉयमेंट को ही यहाँ पर पार्टनरशिप कह रहे हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, राम राम। राम राम राम। बताइए सर, कैसे मतलब आपका ऐप रोजगार भी दे रहा है? जैसे स्विगी देता है, आप बात कर रहे थे, जैसे बाकी एप्स हमें देते हैं, जैसे आपका ये ऐप कैसे देता है? भारत सरकार का एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था लगभग 8-10 साल पहले, स्टार्टअप इंडिया। ऐसे कॉन्सेप्ट जो पब्लिक फोरम पे बहुत बड़ा रिकॉग्निशन नहीं ले पा रहे थे, समहाउ गवर्नमेंट को लगा कि इनमें पोटेंशियल तो है, पर इनको एक कस्बे से, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक शहर से, एक जिले की, राज्य की बाउंड्री से बाहर निकाल के पूरे इंडिया में एक्सपेंड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्यों नहीं वो पूरे वर्ल्ड में भी चले जाए। तो ऐसे पोटेंशियल को गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन के लिए, पहचानने के लिए, ढूंढने के लिए, माइनिंग करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, स्टार्टअप इंडिया। उसमें एक बहुत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, लगभग सभी राज्य सरकारों ने क्रिएट किया। मकसद ये था जब पीएम या किसी राज्य के मुख्यमंत्री कोई पब्लिक फोरम पे बड़ी रैली करते हैं, सबसे केची स्टेटमेंट होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, 2 करोड़ 3 करोड़। आप सोच के देखिए, भारत में हर साल 600-700 आईएएस बनते हैं, यूपीएससी एग्जाम लेती है तो 1000 पोस्ट, 150 करोड़ के देश में अधिकारी तो 1000 ही बनाती है सरकार सालाना। राजस्थान की बात करते हैं तो आरएएस की वैकेंसी 2 साल में, 3 साल में, हर साल भी मान लेते हैं तो भी 1000 से नीचे आती है। तो कोई सरकार 5 साल में 5000 अधिकारी बना देगी। बाकी जो सबऑर्डिनेट पोस्ट होती है वो साइज में होती है, वो नंबर्स में होती है, वो आंकड़ा बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट जब 3-3 करोड़ रोजगार देने का दावा करती है, वो कैसे फुलफिल होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि 3 करोड़ अधिकारी नहीं बना सकते, 3 करोड़ आप ग्रेड 1 गेजेटेड अफसर नहीं बना सकते, इवन आप 10 लाख भी नहीं बना सकते। सबसे बड़ी संख्या यदि राजस्थान की बात करूं तो या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती है, ग्रेड 3 टीचर्स की, ग्रेड 2 टीचर्स की, या पुलिस में आती है। पर इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार जितना ही पोटेंशियल है, इसको बूस्ट करना है तो नए कॉन्सेप्ट को एम्पावर करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप इंडिया मिशन चलाया, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो मार्केट में स्केल हो सकते हैं, जो फैल सकते हैं, जो बड़े हो सकते हैं, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कब? यदि उनको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने अच्छे कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप के तौर पे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। उनकी बेंचमार्क कंडीशन क्या थी कि कॉन्सेप्ट नया होना चाहिए, कुछ नवाचार, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट उतना क्रिएट नहीं होगा, कुछ नया इन्वेंशन करो। तो हमारा भी गुड टैलेंट भी एक स्टार्टअप है। सरकार स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे उसको चेक करती है कि क्या आपका भी चेक किया गया? ये सब, कोई भी स्टार्टअप के तौर पे आज रजिस्टर है, उसको एक फनल से गुजरना होता है। तो सारी यदि वो कंडीशन पूरी करता है स्टार्टअप, तो जो वेंचर, तो उसको स्टार्टअप के तौर पे रिकॉग्नाइज कर देते हैं। एक चीज तय है, हम प्रमाणिक तौर पे स्टार्टअप हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आता है हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे किस तरह का। हम एम्प्लॉयमेंट का मीन्स लोगों को लगता है नौकरी, नौकरी में एक शब्द आता है नौकर जी, सर्वेंट जी, वो कहते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, सुनना पसंद नहीं है लोगों को। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के एक सेल्फ रेस्पेक्ट पे थोड़ी सी हैमरिंग करता है कि नौकर हूं मैं। हम नौकर नहीं बनाते, हम पार्टनर बनाते हैं। हमारी कंपनी का पार्टनर होगा वो व्यक्ति। आपने स्विगी का एग्जांपल दिया, ये गिग वर्कर्स का एक पैटर्न जो हुआ,
हम थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, कुछ हद तक हम सिमिलर भी है, कुछ हद तक हम डिफरेंट है। डिफरेंट सर्विस के टर्म में है, सिमिलर कॉन्सेप्चुअली है। पार्टनर मीन्स साझेदार, वो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमारी सेवाओं में वो साझेदार है। जितनी इनकम कंपनी की किसी भी पार्ट पर होगी उसमें उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक्स अमाउंट कमा रही है और उसकी सैलरी फिक्स है। कंपनी एक्स का एक्स स्क्वायर कर लेगी, डबल कर लेगी, फिर भी उसकी सैलरी कंपनी डबल नहीं करेगी एम्प्लॉय की। पर हमारे केस में परफॉर्मेंस बेसिस एम्प्लॉयमेंट है। जितना कोई व्यक्ति काम करेगा उतना उसको उसका रिवार्ड मिलेगा। हम गुड टेनेंट सर्टिफाइड पार्टनर प्रोग्राम में 70% हिस्सा पार्टनर को दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कोई रेपिडो की राइड है, कोई बाइक से कोई व्यक्ति, रेपिडो ने प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐप बना दी, उस पर आप राइड बुक कर सकते हैं। आपने राइड बुक करी, मान लेते हैं हम हमारे ऑफिस से जगतपुरा की, राइड का फेयर आया 500 रुपये। जिस व्यक्ति ने वो राइड डिलीवर करी, कंपनी लगभग 450 500 रुपये उस व्यक्ति को देगी, क्योंकि उसने सर्विस डिलीवर करी। और प्लेटफॉर्म के तौर पे कंपनी 40-50 रुपये रखेगी। सेम इज द केस विद अस। हमारी सर्विसेज 300 रुपये से शुरू होती है और 8,000 रुपये तक की सर्विस हम ऑफर करते हैं। जो पार्टनर सर्टिफाइड पार्टनर होगा हमारा, उस सर्विस का रेवेन्यू का 70% हिस्सा उस व्यक्ति का जाएगा। उसको क्लियर पता रहेगा कि ये सर्विस मेरे जरिए डिलीवर हुई है, इस सर्विस का रेट कार्ड इतना है, टिकट साइज इतना है, 70% मुझे मिल रहा है जेन्युइनली। 30% कंपनी प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर, और भी कंपनी की कुछ अकाउंटेबिलिटीज होती है उसके पार्ट पर हम। सर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये जो सर्विसेज आप बता रहे हैं कि पार्टनरशिप के तौर पर जो सर्विसेज आपने सोची हैं, कितना रुपए से बताया आपने? 300 मिनिमम से लेके 8,000 तक। हाँ, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझना जरूरी है कि रेंटल इंडस्ट्री में भी सर्विसेज क्या होती है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किराए की इंडस्ट्री में क्या। यूजुअली हम एक सर्विस को समझते हैं। रेंटल इंडस्ट्री में ब्रोकरेज, केवल लोग यही जानते हैं कि दलाली। कोई ब्रोकर है रियल एस्टेट का, किसी को मकान, दुकान, शोरूम, ऑफिस, गोडाउन कुछ दिलाना है, मीडिएटर का काम करेगा। 15 दिन का वो ब्रोकरेज लैंडलॉर्ड से चार्ज करेगा, 15 दिन का टेनेंट से चार्ज करेगा, जो ब्रोकर होगा या जो सर्विस डिलीवर करेगा। एक ही तरह की सर्विस को हम समझते हैं आज तक। हमने इस सर्विस स्पेक्ट्रम को इंटरनेशनल ग्राउंड पर स्टडी करके एट प्रेजेंट हम 15 से ज्यादा सर्विसेज डिजाइन कर चुके हैं। जो हमारा सर्विस स्पेक्ट्रम है उसमें रेंटल में जो टू लेट यानी ब्रोकरेज सर्विस को साइड हटाने के बाद 15 से ज्यादा। हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति को, केवल एक व्यक्ति की इनकम ब्रोकरेज तक ही सीमित क्यों रहे, उसको एक्सटेंडेड सर्विस स्पेक्ट्रम पे हम डालते हैं। 15 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्विसेज को वो डिलीवर कर सकता है, रेगुलर इनकम उसको मिल सकती है। ब्रोकरेज एक पार्ट हो गया जो मार्केट में ट्रेडिशनली चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक दो सर्विस और बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपका एक फ्लैट है मुंबई में, आप जयपुर रहते हैं, वहां कोई किराएदार शिफ्ट करना चाह रहा है। अब आपके लिए बर्डन है कि वहां पे कोई किराएदार आएगा, कौन चाबियां देगा उसको, कौन शिफ्टिंग कराएगा, कितने अप्लायंसेज लगे हुए हैं, कौन उनको वेरीफाई करेगा, कौन रिपोर्ट बनाएगा, कौन एग्रीमेंट बनाएगा। आप सिर्फ गुड टेनेंट ऐप पे जाइए, शिफ्टिंग सपोर्ट पे जाइए, हमारा एक ट्रेंड पार्टनर हम आपको असाइन करेंगे। वो आपके बिहाफ पर की मैनेजमेंट से लेके शिफ्टिंग कराना, वहाँ शिफ्टिंग की कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करवाना, कितने अप्लायंसेज लगे हुए थे, कौन टेनेंट है, वहाँ जियो टैग्ड फोटो, यानी एक इंटरनेशनल पैरामीटर पे कंप्लीट फुल प्रूफ रिपोर्ट बनकर आपको जयपुर में आपके मोबाइल पे डिलीवर हो जाएगी कि आपका टेनेंट शिफ्ट हो चुका है, ये चाबियां दी गई है, ये उसकी फोटोज है, ये शिफ्टिंग रिपोर्ट है। ये विश्वासजनक होगा, डर तो नहीं लगेगा? मैम सारी चीजें जियो टैग्ड होगी। जो हमारा पार्टनर होगा उसको एक हम प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। इवन गुड टेनेंट सर्टिफाइड पार्टनर बनने के लिए व्यक्ति को एक असेसमेंट फ्रेमवर्क से गुजारते हैं। कंप्लीट उसका असेसमेंट होता है। सर्टिफाइड पार्टनर की ज्वाइनिंग फीस है, ऑल्दो उसके अंदर हमने आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, एक्स आर्मी, पुलिस या जो कोई मार्केटिंग सेल्स में कोई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स किए हुए, इवन फीमेल कैंडिडेट के लिए, इवन स्पेशली एबल्ड के लिए हमने फीस को एग्जम्प्ट किया हुआ है। कुछ जगह पूरी एग्जम्प्ट है, कुछ जगह 70% 80% अलग अलग फीस। उसको भी एक टेस्ट देना पड़ेगा तब जाके आप उसे पार्टनर बनाएंगे। बिना टेस्ट के मैम हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति उस सर्विस को लायक है, क्योंकि हमारे लिए हमारा क्लाइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्विस चार्ज यदि वो पे कर रहा है हमको, चाहे वो 300 पे करे चाहे वो 8,000 पे करे, हम ये मानते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। हमारी अकाउंटेबिलिटी उनके साथ में एस्टेब्लिश होना जरूरी है। इसके लिए पार्टनर को ट्रेन करना जरूरी है।
ऑल्दो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है और बहुत इजीली कोई भी व्यक्ति जिसको बेसिक समझ है चीज़ों की, ऐप की, वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ट्रेन होने के बाद में अलग अलग सर्विसेज का स्पेक्ट्रम है। किसी ने कहा कि मान लेते उदाहरण के तौर पे कोई स्पेशली एबल्ड है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके वो महीने के 70-80 हज़ार रुपए तक अर्न कर सकता है घर पे आंखें आपसे। बैठ। यस मैम। इवन कोई व्यक्ति एक सिस्टम पे प्लेटफॉर्म पे टेनेंट ऐड करवाता है, दिन में 10 कॉन्टेक्ट भी यदि वो टैप करे कि मुझे इन 10 लोगों को अवेयर करना है कि आप इस पे आइए, अल्टीमेटली डाउनलोड कीजिए, आप डाउनलोड करके अपने टेनेंट को प्लेटफॉर्म पे ऐड कीजिए। 300 रुपये के चार्ज हमारा प्लेटफॉर्म का है। 70% मीन्स 210, 210 रुपये पार्टनर को चले गए। दिन में यदि 10 टेनेंट भी ऐड करता है तो 2200-2300 रुपये एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट के लोग कमा सकता है। वो हम मानते हैं कि सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में अधिकारी लेवल के लोगों की इनकम होती है, 60-70 हज़ार रुपये ठीक ठाक सैलरी होती है। सो अच्छा, ये बात गुड टैलेंट की नहीं है। भारत में जो भी अच्छे स्टार्टअप है वो अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छा पे आउट दे रहे हैं। स्टार्टअप की इकोनॉमी ट्रिलियंस बिलियंस में तो है। जल्दी स्टार्टअप का इकोसिस्टम इतना बड़ा है इंडिया का। पूरे वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप इंडिया में है उतने कहीं नहीं। यूएस यूके की बात करें तो आज यूके की यूएस की एप्स देखो आप, मेटा, गूगल, एडोबे, एनवीडिया, इनको छोड़ दें तो इतने बड़े एप्स नहीं है जिनको हम यूज करते हैं। एप्लीकेशंस में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया सबसे बड़ी मंडी है दुनिया की। मंडी कहूंगा मैं इसको। जितनी भी यूएस यूके की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां इंडियन लोगों से अपनी चीजें तैयार करवाती हैं, भले ही वो मेड इन यूएस होगी और मैन्युफैक्चरिंग। यस मैम, जयपुर इतना बड़ा बाजार है। जयपुर की आईटी कंपनियां यूएस और यूके के बहुत सारे लोगों को सर्विस डिलीवर करती है। वी आर एक्सीलेंट इन आईटी। में जयपुर की जो टर्म टियर 2 सिटी है, आप मैंगलोर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद यहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। तो भारत के स्टार्टअप मुझे लगता है दे आर वेल परफॉर्मिंग स्टार्टअप। सर सॉरी इंटरप्ट करूंगी, पर लोग तो सवाल उठाते हैं, क्योंकि एज ए रिपोर्टर मैं बाहर जाती हूँ तो सुनती हूँ लोग कहते हैं सरकार कुछ करती नहीं है मैडम, ये स्टार्टअप स्टार्टअप सब कहने की बातें। मैं तो गया था पैसा लेने, बैंक को अपना स्टार्टअप बताया था, इनोवेटिव आइडिया था, और छोड़ी छाती के साथ कहते हैं वो लोग। तो क्या वो लोग गलत है कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही है? क्या सच में गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए कुछ मेहनत करती है कि एमए ही बस शुरू कर दिया स्टार्टअप? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इररेस्पेक्टिव टू पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल हो, समाजवादी पार्टी हो, साउथ की पार्टीज ले लो, इररेस्पेक्टिव टू पार्टी, हर गवर्नमेंट स्टार्टअप को मतलब दिल खोल के सपोर्ट करती है। पर कंडीशन है, जो लायक होगा वो पाएगा। यदि कमी हमारे अंदर है। उसमें 2-3 चीजें हमें, लोगों को जब स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप की फंडिंग्स के बारे में जब पता चलने लगा ना, तो प्री मेच्योर स्टार्टअप्स मार्केट में आने लग गए। प्री मेच्योर कोई भी चीज जाएगी, अब गवर्नमेंट किसी को फंड दे रही है सोच समझ के, तो उसको क्लियर करने का एक प्रोसीजर है, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, पूरी हायरार्की बनी हुई है। क्योंकि सरकार में मैम यदि गलती से किसी को फंड दे दिया, 1 रुपए की भी वित्तीय अनियमितताएं फाइनेंशियल इरेगुलेटरी अधिकारी को सस्पेंड तक करा सकती है। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो, भारत सरकार तो मैं मानता हूँ सबसे सरलतम तरीके से पैसा बांटती है, पर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा दम होना चाहिए। नंबर 1, इनोवेटिव आइडिया मजबूत होना चाहिए। आइडिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, मेंटर्स असाइन करती है, वो हर लेवल पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके स्टार्टअप में आपको काउंसल करेंगे जिनकी एक दिन की वर्थ शायद 1-1.5 करोड़ रुपए, जिनसे मिलने के लिए आपको समय मांगना पड़ेगा यदि आप अलग से जाओगे तो, पर वो आपके स्टार्टअप में आपके मेंटोर बन सकते हैं। इतना सपोर्टिंग जेस्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। प्रॉब्लम इज लोग अपना पिच डेक भी रेडी नहीं करते हैं। अब आपका यदि फाइनेंशियल्स रेडी नहीं है, आपका पिच डेक रेडी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट आप खुद क्लियर नहीं हो, आपसे 100 सवाल जवाब करेंगे, यदि आप उनका आंसर दे पाए तो गवर्नमेंट आपको, मुझे लगता है आप घर पहुंचोगे उससे पहले फंड आपके अकाउंट में डाल देगी। सर ऐसा हुआ क्या? आप भी मैडम बता रहे एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ मैम, पर स्टार्टअप में सबसे बड़ा आपका डाउट का मैं आंसर कर देता हूँ। फेलियर की यहाँ रही है, जैसे ही किसी को एकदम से पैसा मिलता है ना, किसी व्यक्ति ने, कुछ लेवल्स होते हैं आपको समझे। एक होता है प्री सीड फंडिंग। प्री सीड का मतलब बीज आपके मन में आया कि मैं ऐसा बीज डालूंगा फिर ऐसा पौधा बनेगा, उसको प्री सीड स्टेज बोलते हैं। केवल आपने सोचा, गवर्नमेंट उस सोचने पर भी आपको पैसा दे देती है प्री सीड फंडिंग की, इसको इम्प्लीमेंट करवा। अब आपने उस पैसे का मिसयूज किया, आपने गाड़ियां ले ली, आपने बड़ी बड़ी जगह एक्सपेंस बर्न किया, मनी का यूटिलाइजेशन करना होता है। बर्न करोगे तो गवर्नमेंट एक लेवल पर, इवन गवर्नमेंट को छोड़िए, आपके अपने पिताजी आपको फ्यूल देना रोक देंगे कि ये बेटा पिछली बार दिया था, देख लिया कि तूने क्या किया, आइंदा शक्ल मत दिखा। यस, ऐसे ही होते हैं।
ये जनरल चीज है। इसलिए स्टार्टअप के पास में तोहमत ये ली, जिस तरह से दो सेक्टर बहुत बदनाम हुए भारत में, तीन सेक्टर बल्कि, एक एनजीओ, एनजीओ को लोग क्योंकि पैसा आया और लोगों ने बंद किया। दूसरा स्टार्टअप्स, इसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप आए, उन्होंने सरकारी पैसे का मिसयूज किया, बंद हुए। तीसरा स्किल इंडिया, स्किल्स में लोगों ने बहुत, तो ये सेक्टर पे जैसे ही कोई अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट करती है तो ऐसे कुछ लोग होते हैं खुराफाती दिमाग के, वो सोचते हैं कि इसमें मनी मेकिंग कहाँ से करें, इसलिए सेक्टर बदनाम हो गया। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, मैंने कहा ना, इररेस्पेक्टिव टू पार्टी, यहाँ मैं बायस नहीं हूँ कि बीजेपी सपोर्ट करती है, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती। हर गवर्नमेंट को चुनाव में उतरना होता है, एम्प्लॉयमेंट और वुमन सेफ्टी, करियर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। भारत सरकार ने, मैं कह रहा हूँ, दिल खोल के सपोर्ट किया है, और अभी भी सरकार की ट्रेजरी में इतना पैसा पड़ा है, एलिजिबल स्टार्टअप जाए ना, कोई कमी नहीं। स्टार्टअप के मामले में ये मिथ है लोगों को कि भारत सरकार पैसा नहीं देती। बैंकों को स्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप लोन लेने आए कुछ इस कैटेगरी में, तुरंत लोन देना है आपको। मुद्रा लोन से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, तुरंत आपके खाते में आती है। यूटिलाइजेशन ठीक होगा, मुझे लगता है कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ऑडिट होगी, होनी चाहिए। सरकार, इवन प्राइवेट ऐसे पूल्स बने हुए हैं जो स्टार्टअप को देख लेते हैं कि ये पोटेंशियल स्टार्टअप है, ये ग्रो कर रहा है, इसको हमको सपोर्ट करना है। इवन कई सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया, और हमें लगता है कि हमने सिस्टम इस तरह से बनाया है, हमको हमारी अर्निंग हमारे पार्टनर्स के जरिए करनी है और पार्टनर्स को ही देनी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमें जरूरत नहीं है फंडिंग्स की। हर फंडिंग के लिए भी लोग, ऑब्वियसली मैम, किसी को लगता है कि इसको स्केल किया जा सकता है। आज जोमेटो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़। कुछ देशों की मुझे लगता है ये वो जीडीपी होती है भारत का एक कंपनी इतना बड़ा है। सो इंडिया हैज एम्पल पोटेंशियल। यूपी अमेरिका जितनी जनसंख्या होल्ड करता है मैम, यूएस इज 30 करोड़, यूपी इज 30 करोड़, इतना बड़ा है। इसलिए भारत जितना कश्मीर से कन्याकुमारी में फैला हुआ है 150 करोड़, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, इतना काम है, कोई काम की कमी नहीं है। इंडिया के लिए बुरा बुरा तो खूब सुनते हैं आप, पॉलिटिशियन से भी सुनते हैं कि अरे हम तो बस गिरे, मतलब बिल्कुल मामला हमारा खराब चल रहा है भारत का। जब सर जी से सुनते हैं और कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी में भारत को ये लोग कैसे देखते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन। आपने सुना कि ये स्टार्टअप के बारे में क्या कह रहे हैं, एक बात जरूर कहूंगी सब दर्शकों को। कई लोग आजकल, जो सर ने कहा कि नौकर कोई नहीं बनना चाहता, सर्वेंट कोई नहीं बनना चाहता, मैं देखती हूँ हमारी खुद की टीम बात करती रहती है, अरे हम नया बिजनेस कैसे शुरू करें, Right. यार अपन खुद कुछ कैसे करें। Right. तो ये लोग, हर लोग सोचते हैं और वो डर जाते हैं स्टार्टअप्स को लेकर कि गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं करेगी। ही सेड, मैं गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रही हूँ, सर ने खुद ने कहा कि अगर आप स्टार्टअप्स का एक इनोवेटिव आइडिया अपने पास रखते हैं तो गवर्नमेंट तो आपकी मदद करती है, आपके स्टार्टअप के इनोवेटिव आइडिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भैया अगर आप सोच रहे हैं तो बस अपना आइडिया को मजबूत कीजिए, गवर्नमेंट आपके साथ है, सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। सही है सर? एब्सोल्युटली मैम। और हमारे पार्टनर प्रोग्राम के लिए मैं एक बात अधूरी रह गई थी, बता देता हूँ। हम पैन इंडिया एक बहुत रोबस्ट पार्टनर प्रोग्राम ला रहे हैं। पार्टनर हमारे प्लेटफॉर्म की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज पार्टनर्स के जरिए डिलीवर होंगी। जिस तरह से, जैसे उबर, लाइक उबर है, उबर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उबर के मालिक या जो उबर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शायद कभी मार्केट में रूट लेवल तक नहीं जाते, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। सर्विस डिलीवर करेगा पार्टनर, पैसा चार्ज करेगा पार्टनर, पैसा कमाएगा पार्टनर। सेम कॉन्सेप्ट हमारा है। हमारी सर्विसेज का 70% हिस्सा डायरेक्ट पार्टनर को जाएगा और सारी सर्विसेज पार्टनर ही डिलीवर करेगा। पर पार्टनर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक हमारा असेसमेंट फ्रेमवर्क है, सर्टिफाइड गुड टेनेंट सर्टिफाइड पार्टनर प्रोग्राम। उसमें आपको साइन अप करना है, अपनी चॉइस की सर्विसेज जो जो आपको दो तीन क्वेश्चन बता दीजिए सर जो आप पूछेंगे। दो तीन तो बता दीजिए एटलीस्ट, अगर वो ट्राई भी करेंगे पार्टनर बनने का। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक सर्विस की डिलीवरी बता देता हूँ कैसे होगी। मान लेते हैं कोई टेनेंट था किसी लैंडलॉर्ड के पास और कुछ टाइम तक रहा, भाड़ा दिया नहीं, वो छोड़ के चला गया। एक यूज केस हमने एडवर्टीजमेंट में भी दिया था इसको, वो एक फैंसी यूज केस इसलिए बताता हूँ। अब लैंडलॉर्ड हेल्पलेस है, उसका 1-1.5 लाख रुपए अटका पड़ा है, मान लेते हैं, कहाँ जाए, किसको फरियाद करे? वो टेनेंट पे आएगा, लेफ्ट आउट टेनेंट की रिपोर्टिंग का जो हमारा फीचर है उस पे जाएगा, वहां वो अपनी ग्रीवेंस डालेगा इस उम्मीद के साथ कि मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। रिपोर्ट करे, पहले से ही उसका तो पैसा डूबा हुआ है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर सर्विस, चूंकि हम एक कमर्शियल एंटिटी है,
हमारा प्लेटफॉर्म पर उस सर्विस को चार्ज करने का 1000 रुपये चार्ज है। लैंडलॉर्ड ने 1000 रुपये पे किया, पूरी रिपोर्ट भरी कि ये टेनेंट था, इस टाइम से इस टाइम तक रहा। हो सकता है उसको डेट याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सन तो याद होगा ना कि 2015 से 20 तक मेरे पास में रहा था। क्या शिकायत है आपको उससे? कोई रेंट बाकी छोड़ गया, यूटिलिटी बिल्स बाकी हैं, कोई लाइट का, मेंटेनेंस का, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर गया। कई बार ऐसा होता है कोई क्रिमिनल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। उसने वो सारे पॉइंट भरे। ऐसे में कोई लेफ्ट आउट टेनेंट की रिपोर्टिंग कोई टेनेंट करता है तो हम उस एंट्री को डायरेक्ट टेनेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट में पब्लिश नहीं करते। हम 45 दिन का टाइम लेते हैं, दैट इज कूलिंग पीरियड। हम ये जांच करते हैं कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ कोई एंट्री करी, वो सही भी है कि नहीं। हो सकता है वो कोई झूठ बोल रहा, हो सकता है वो कोई बदला ले रहा हो किसी को। इतने में हमारे यहाँ राजस्थान में तो डर जाते हैं, अरे भाई 1000 रुपया लगाया करना, चल तो ना गया। किसी ने डिफेम करने के लिए तो इनिशिएटिव नहीं लिया। तो 45 दिन तक हम उस केस को थोरोली जांचते हैं, और वो जांच कौन करेगा? हमारा पार्टनर, लेफ्ट आउट टेनेंट की। उसके लिए 700 रुपये हम पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आप सोचिए, ये एक तरह की जांच हुई। पार्टनर को इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो उस मामले को समझ सके कि लैंडलॉर्ड ने सही लिखा या गलत लिखा है। इसके लिए उसको उस असेसमेंट से गुजारना पड़ेगा, उसको ये एजुकेट करना पड़ेगा कि ऐसे मामलों में सही डिसीजन कैसे लेना है। एजुकेट भी करेंगे सर? यस मैम, बिना एजुकेशन के हम असेसमेंट करेंगे कैसे? परीक्षा लेनी है तो सिलेबस तो देना पड़ेगा मुझे। तो पूरा सिलेबस है, उसका उसका एग्जाम है। असेसमेंट होने के बाद में हमको लगेगा कि अब ये मार्केट में उतरने के लिए फिट है, तब उसको मार्केट में उतारा देंगे। देखो, अब आपने सुन लिया है गुड टैलेंट पर कैसे आप भी पार्टनर बन सकते हैं। मुझे सर की बात बड़ी पसंद आई कि सर्वेंट मत बनिए। जैसे अब प्लीज बोल दूंगी, उबर वाले, ओला वाले और रैपिडो वाले अपने आप को सर्वेंट बता देते हैं। भैया जी सुन लिया है, सर ने तो आपको बड़ा बना दिया है। आप सर्वेंट नहीं है, आप पार्टनर हैं इतने बड़े ऐप्स के। वैसे ही सर कह रहे हैं कि उनके ऐप में भी, गुड टैलेंट ऐप में भी आप सर्वेंट नहीं बनेंगे बल्कि पार्टनर बनेंगे, क्योंकि 70% तो आपको मिल रहा है। 1000 में से 700 तो आप कमाए, इन्होंने तो सिर्फ 300 कमाए, तो बड़े आप हुए। क्या कहेंगे और रोजगार के तौर पर गुड टैलेंट को कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।